खबर में खुशामदीद मेरे साथ आरविद बड़ी खबर में नाजरी। आज जाहिर है हम बात तो करेंगे जो बटग्राम में हुआ और खुदा खुदा करके जो हमारे कमांडोज हैं SSG के, उन्होंने बहरहाल बड़ी मुश्किल से जो है हालात पे बड़ी हद तक काबू पाया। तो अब ये इस पे हम ख़ास तौर पे बात करेंगे और हमारे साथ बड़े अहम मेहमान भी होंगे जो कि सेक्रेटरी रिलीफ होंगे अब्दुल बासित साहब KPK के, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया बड़ी साहब। और कुछ खबरें बाद में भी हम वक्त मिला तो बात करेंगे। सदर साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं, और जो कैदी नंबर 804 के बाहर कैमरे किसने लगा रखे हैं, और निगरान हुकूमत बेचारी क्या क्या करे, डॉलर को कंट्रोल करे, लोगों पे क्रैकडाउन करे, क्या क्या उसके ज़िम्मे लगा दिया। मगर सबसे पहले मैं बड़ी साहब आता हूँ इस पहली स्टोरी पे जो सारा दिन लोगों का जो है और ख़ास तौर पे वालिदैन और बच्चों का, कि द मोस्ट नेगलेक्टेड जो शोबा है वो हमारी रेगुलेटरी रिजीम्स हैं, आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ है। यानी कोई इस पर कोई, और मैंने जिस तरह मुख्तसरन का 2005 के ज़लज़ले के बाद क्या हुआ, अर्थ को एक रेजिस्टेंट घर किधर गए, 10 में कहा गया कि नहीं आबादियों को इधर ले जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये किसको चेक करना चाहिए, ये जिस पे हमारे बच्चे रोज़ झूल के जाते हैं, मौत से खेल के स्कूलों को पहुंचते हैं, और आज ये वाक़या हुआ। जनाब जनरल साहब, देखिए आज के दौर में पहले तो ये बड़े परेशानी की बात है कि आज ऐसे हालात में 200 बच्चे डेली के हिसाब से क्रॉस करते हैं इस लिफ्ट के जरिए स्कूल जाने के लिए और वापस आते हैं। हैरान कुन है ये आज के दौर में। नंबर 2, ये चेन लिफ्ट के हादसा पहले भी हुए हैं और हमने मामूली इंक्वायरी करके कोई टाइम बाइम कर दिया, कोई ख़ास हमने इसकी तरफ नोटिस नहीं लिया। और जो हुकूमतों के काम है उसके बजाय वो और तरफ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें निगलेक्ट हो रही हैं। आज जो सामने आ गया हमारे सामने कि ये बहसियत है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ KP नहीं, बहसियत कौम हमें ये समझना चाहिए कि हमारी गवर्नेंस जो है या जो हमारे रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं हमारे, वो किस कमज़ोर हैं या क्या सिस्टम है जिसके थ्रू इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। ये बहरहाल हादसा है, हो गया। अल्लाह का ये शुक्र करें कि पाकिस्तान की फ़ौज तमाम तर मुखालफत के बावजूद, जितनी भी दुश्मन तराजी उस पर हो रही है, इसके बावजूद वो अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं है। जब भी कौम ने पुकारा वो पहुँचे वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे रेस्क्यू हो गए हैं, उम्मीद है बाकी भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, अल्लाह करे कि इसके जो भी मुंतज़मीन हैं, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने इसको चेक करना था नहीं किया, उन सबको जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, आइंदा के लोगों के लिए इसका एक सबक नहीं बनाएंगे, तो ये हादसा पहले भी हुए हैं, फिर भी होते रहेंगे, फिर हम सियासी बयानात से आगे नहीं निकल पाएंगे। बदकिस्मती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, गुजारिश ये है, कभी रिहायशी इलाकों में सिलेंडर फट जाते हैं, फैक्ट्रियाँ काम कर रही होती हैं, अगर पाक फौज के SSG कमांडो ना पहुंचते तो ये जो 8 ख़ानदान थे जो मुल्क का सरमाया थे, हमारा मुस्तकबिल थे, क्यों हमारी हुकूमतें ये बेसिक बुनियादी चीज़ें, जैसे आपने खुद फरमाया कि 200 बच्चे रोज़ाना क्रॉस करते हैं, इसका मतलब पुल सरात को रोज़ाना 200 बच्चे अबूर करते हैं, उधर कोई MPA होंगे, MNA होंगे, हुकूमत होगी, वो कहाँ सोई होती है। बहुत सारे आप देखें तो उधर ब्रिज ऐसे हैं कि दरियाओं के ऊपर से गुजरे और रस्सियों के साथ लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो हम ऐसे हादसात का क्यों इंतज़ार करते हैं, क्यों हुकूमतें नहीं जागती? देखिए बस किस्मत मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, और जिसमें रेगुलेटरी सिस्टम्स हमारे, चाहे वो आप इसका देख लीजिए, आप बिजली का देख लीजिए, आप किस तरफ चले जाइए। आप अगले दिन ट्रेन का हादसा हुआ है, उसको किसी ने, उसके बाद हम भूल गए सारा कुछ, और ये भी हादसा रोज़ हो रहे हैं। बहसियत कौम मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हमने जो अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमने जो तरतीब दिया हुआ है, जहाँ पे MPAs हैं, MNAs हैं, लोकल बॉडी वाले लोग हैं वहाँ पे, साथ हमारी जितनी जो ब्यूरोक्रेसी है वो मौजूद है वहाँ पर, जिनकी जिम्मेदारी में सारी चीज़ें शामिल होती हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो सब कहाँ सोए होते हैं, उनको और दूसरे कामों से फुर्सत मिलनी नहीं। इस तरफ तवज्जो देने की शायद ये अवाम, और ये जो 25 करोड़ अवाम आज पहुँच गए हैं, इनको हम इंसान समझना शायद छोड़ते जा रहे हैं। वरना ज़रूर हुकूमतें से तवज्जो दें, अगर अवाम को ये तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं तो तकलीफ़ तो है ये। देखिए अल्लाह करे आज ये सारा ऑपरेशन कामयाब हो जाए, सब लोग जिसमें फंसे हुए खैरियत से निकल आएँ, और जो इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, अब उनकी देखें ना, वो अपनी ज़िंदगी को कितने खतरे में डाला हुआ उन लोगों ने। वो सुबह से बेचारे कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से करते करते अल्लाह ने किया, कामयाबी शुरू हो गई। अल्लाह करे बाकी सब लोग निकल आए। आप इस चेयर लिफ्ट की हालत देखें क्या है, ये तो चेयर लिफ्ट कहलाने के काबिल भी नहीं है ये सारी।
जी बासित साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ जी। अच्छा भाई साहब, गुजारिश है, ये सारे वाक़े आपके इल्म में हैं, दो कहते हैं टूट गए, आप क्या समझते हैं कहीं इंतज़ामिया की भी गफलत है? चलो एक हादसा हो गया और अल्लाह का शुक्र है, अगर पाक फौज के कमांडो ना आते तो यकीनन इंतज़ामिया के पास शायद इतने वसाइल भी ना हों, लेकिन क्या आइंदा ऐसी चीज़ों की रोकथाम के लिए कुछ इक़दाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, इनके आइंदा के लिए रोकथाम के लिए बिल्कुल इकदाम किए जा सकते हैं। ये सिर्फ आज तो यहाँ पर एक चेयर लिफ्ट का वाक़या हुआ है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से हमारे सामने इस तरह की सिचुएशंस डेली लाइफ में आती हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल होती हैं। जिस तरह डूबने के हादसा होते हैं बरसात के मौसम में, इस तरह बहुत सारे जो वाक़यात ऐसे हैं कि बच्चों के कुओं में गिरते के हो जाते हैं। तो इन वाक़यात का अगर सीरियसली जायज़ा लिया जाए और खुलूस नीयत से इनके ऊपर काम किया जाए तो ऐसे तमाम जितने भी पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ से ये हादसात हो सकते हैं, तो इनकी अगर मैपिंग हो जाए और पहले से इसकी अगर मतलब ये कि मिटिगेशन हो जाए, प्रिपेयर्डनेस हो जाए, तो ये सारे वाक़यात इस तरह के जो हैं मेजॉरिटी जो हैं इनको पहले से कवर किया जा सकता है। अच्छा बासित साहब, ये फरमाइए कि ये किसकी ड्यूटी है और किसकी जिम्मेदारी है? क्या रेगुलेटरी रजीम इन प्लेस है कि जिसने इन 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 जो भी ये वायर्स हैं इनको इनको इनकी सेहत को देखना है? ये किस पे जिम्मेदारी डाले ये कौम, या लीगली किस पर जिम्मेदारी आती है? देखें, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मैंडेट्स होते हैं जिसमें रेगुलेटरी मेकैनिज़म वो अडॉप्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली सरकार ही का काम है कि इसको देखे। और जिस तरह ये हादसा हुआ है तो इस तरह के अलावा और भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे अगर हम देखें तो रोड्स हमारे जगह जगह से टूटे होते हैं, या जहाँ पर हमारे ब्रिजेस जो होते हैं माउंटेनस एरियाज़ में वो वुडन ब्रिजेस होते हैं और जिसको डेली इसी तरह के अवाम जो होती है वो क्रॉस करती है। तो ये हमारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जिसका जिस फील्ड में एरिया ऑफ वर्क है उसको चाहिए कि वो इसको देखे और इन चीज़ों को रिडीम करे, इनके ऊपर काम करे। अच्छा भाई साहब, गुजारिश है, हर इलाके में हर डिस्ट्रिक्ट का एक डीसी होता है, ऊपर रेंज में कमिश्नर होता है, उनके घर तो आलीशान होते हैं और हर किस्म की चीज़ों से महफूज होते हैं। क्या उनकी ये ज़िम्मे फ़राइज़ में शामिल नहीं है, या कोई तहसील नाज़म है या ज़िला नाज़म है कि वो आवाम को देखे कि 200 बच्चे अगर रोज़ाना इससे जा गुजर रहे हैं तो खुदा न खास्ता जैसे दूसरे ब्रिज होते हैं क्यों नहीं सदेबाब किया जा सकता? कोई इनके बारे में रिपोर्ट तैयार हो ताकि आइंदा किसी माँ का बच्चा ऐसे हादसे से दो चार ना हो। तो ये जिम्मेदारी बुनियादी है किसकी और कौन अदा करेगा इसको? दो चीज़ें आपने बिल्कुल बजा फरमाया। हर डिवीज़न में कमिश्नर साहब भी होते हैं, हर जगह पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब होते हैं और उनके साथ हमारे एसी साहिबान होते हैं, और इन तमाम साहिबान की अपनी अपनी ड्यूटियाँ होती हैं। लेकिन जब तक हम किसी ख़ास वाक़े के ऊपर इम्पार्शली इसको नहीं देखेंगे और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं करेंगे और चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, गवर्नेंस के अपने फ्लॉस को ठीक नहीं करेंगे, तो इस तरह के मसाइल बार बार हमारे सामने आते रहेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, मैं आपको कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस ट्रिब्यून इतने बंदे दहशतगर्दी ने नहीं मारे पिछले 10 साल में जितने ये कल आपने देखा होगा 12-15 बंदे जल गए। इसमें कोई बसों को चेक करने वाला नहीं है, यहाँ रोज़ लड़ रहे हैं आपस में। हालत ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं एक तय्युश, इनके घर हर दुनिया के बड़े दारुल-खिलाफे में हैं। हम एक बेकारी कौम है और जिन लोगों के टैक्सेस से 80% टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और उनकी हालत ये है। ये 200 बच्चे, और फिर अभी मैं क्या जिक्र करूं स्टेंटेड ग्रोथ के मारे हुए बच्चे। तो ये और फिर कोई काम हो, ट्रेन लग गई है, फिर फौज आ जाए, ये किधर जाता है पैसा सारा? ये माल किधर जाता है जो मिनिस्ट्रीज में जाता है? जनरल साहब देखिए, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो छुपी हुई तो नहीं है, लेकिन हमें बात करने से एतराज करते हैं। अगले दिन पैमरा की एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारी डिस्कोर्स वगैरह मौजूद थे। वहाँ पे एक बड़ी अजीब किस्म की रेवोल्यूशन हुई है कि जहाँ पे बिजली के खंभे हैं वहाँ पे अर्थिंग बड़ी ज़रूरी है। हमने पैसा दिया है, आपने भी, मैंने भी, सब पैसा दिया है, लेकिन अर्थिंग अव्वल तो है नहीं, जहाँ पे है इंतहाई वो नाकिस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकुशन के वाक़यात भी हो रहे हैं। इतना पैसा कहाँ गया? ये किसी ने कोई हिसाब दिया? कभी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास पैसे की कमी कभी नहीं रही। बदकिस्मती से हम शोर ज़रूर मचाते रहे हैं। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, सिर्फ उस पैसे को सही तरीके से लगाया नहीं जा रहा।
अगर जितना पैसा टैक्स का लोगों से इकट्ठा होता है उसका 60% 70% भी लग जाए, आप देखिए मुल्क की हालत बदलना शुरू हो जाएगी। बदकिस्मती ये है कि हम उसकी बजाय, आप चले जाएं किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, आप देखेंगे कि उनका लाइफस्टाइल, उनके जो ऑफिस मैनेजमेंट है, एक तो हमारी गवर्नमेंट है बहुत बड़ी, मैं हमेशा से एतराज रहा है मेरा, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, आप जब फेडरल और प्रोविंशियल एम्प्लॉइज की लिस्ट देख लें, तादाद देख लें, तो वन गेट्स शॉक्ड कि उनको जो भी आप रिसोर्स मुहैया कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, गुजारिश ये है कि अगर पाक फौज के जवान कमांडो अपनी जिंदगी को दांव पे ना लगाते तो ये तो वो जो सिविल हुकूमत है इसकी तो ना आई थिंक ट्रेनिंग है ना इनका एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। क्या पाक फौज के जवानों की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि 2 पहाड़ हैं, 200 मीटर 2000 मीटर गहराई है, नहीं ज़्यादा है, गालिबन 2000 मीटर गहराई है जो अच्छा। मेरी इतलात है, तो क्या सर मेरे समझ में नहीं आ रहा जो आप फरमा रहे हैं, हमारी इतला है कि जो तरक्याती फंड होते हैं 20 रुपए तो मुबैना तौर पर MP MNA साहब ले लेते हैं, तो 5 से 10% एक्सीन ऐसी FDO तो 50 से 55% तो वो सारी कमीशनों में चले जाती है। तो अवाम पे पैसा कौन लगाएगा? इनको कोई पूछेगा कि यार बच्चों अवाम पे भी लगा दो, पाकिस्तान पे भी लगा दो। तकरीरें तो आप सुन रहे हैं ना, सबकी तकरीरें हम सुनते रहते हैं, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो कभी कुछ नहीं है इसमें। ये बदकिस्मती है, बैसियत कौम। मैं समझता हूँ कि हमारी जो, मैं भी शायद उनमें शामिल हूँ, जो शराफिया है हमारी 1% 2%, वो अपने आप को एक खास मुकाम पे पहुँच के बाकी चीज़ों से मेरा ताल्लुक ख़त्म कर लेते हैं। देखिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, खुदा न खास्ता फौज ना होती। फौज की ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ों की है, ये कमांडर्स की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। उन्होंने मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ जगह पे लैंड करना है, बहुत सारी चीज़ों को निकालना है, उसके लिए वो ट्रेन होते हैं। हेलीकॉप्टर वाले जो पायलट्स हैं हमारे, उनकी ट्रेनिंग होती है मुख्तलिफ इलाकों में जाना। लेकिन इस किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ना, ये बड़े स्पेशलाइज किस्म के हैं। पूरी दुनिया में ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता अमला मौजूद होता है, उनके पास रिसोर्सेज होती हैं, और जहाँ पहुँचता है वो पहुँच के वो अपना काम करते हैं। अगर वो ज़रूरियात नाकाफ़ी हो तो फिर दूसरे महकमों से मदद ले लेते हैं। वो हमने इस किस्म की कैपेसिटी डेवलप करने की ज़रूरत थी नहीं महसूस की कभी। हमने PDM में बना दिया, NDA में बना दिया, मोर देन जस्ट कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज़ के अलावा। आप इससे पता कर ले, मैं बासित साहब से, मैं कभी मुझे हमदर्दी है कि इनके पास क्या रिसोर्सेज हैं जो इनके कमांड पर हैं, जो ये फ़ौरन उस इलाके में पहुँचा दें, उनको आगे लेके चले जाएँ। इस तरह हम गौर करते नहीं है कि हमने अथॉरिटी तो बना दी, उसको जिम्मेदारी भी शायद दे दी, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज क्यों मुहैया नहीं की जा रहे, और क्यों हमने बाकायदा अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ कि ऐसे को हादसात हैं पहाड़ी इलाकों में और बहुत से मसाइल बनते रहते हैं। अच्छा जनरल साहब, बासित साहब, आपने जनरल साहब की बात सुनी, उन्होंने बड़ी माकूल बात की कि एक अदारा बना दिया गया। क्या आपको ऐसे वसाइल दिए गए, हेलीकॉप्टर हो या ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हालत से मजबूरी किसी हादसे की सूरत में लोगों को रेस्क्यू कर सके, या उसमें कोई कमी है या हुकूमत उसे फोकस नहीं करती? आप क्या कहते हैं इसमें? देखें, हमारी जो 11-22 की ऑर्गेनाइजेशन है रेस्क्यू 11122, हमारी पिछले 10-12 सालों की एक बहुत ही प्राउड हिस्ट्री है। और KP के अंदर मैन मेड डिज़ास्टर से लेकर नेचुरल डिज़ास्टर्स जितनी भी होती हैं उसमें हमारे फ्रंट लाइन पे होते हैं हमारे रेस्क्यू के जवान। अब ये जो पर्टिकुलर आज का हादसा हुआ है, इस पे चूँकि ऑब्वियसली हेलीज़ की ज़रूरत थी और हमारे पास रिसोर्सेज में हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं। हमारे सारे रेस्क्यू के जवान जो हैं हर किस्म की रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेन है, लेकिन चूँकि ये आज की जो सिचुएशन थी बड़ी स्पेशलाइज्ड एक सिचुएशन थी जिसमें आपको हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत थी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से हम बड़े मशकूर हैं कि पाक आर्मी ने इसमें लीड लिया और बहुत ही जांफिशानी के साथ ये ऑपरेशन जो है ऑलरेडी 50% जो है वो इन्होंने अकॉम्प्लिश कर लिया और बाकी भी इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो डेफिनेटली हमारे पास इस स्केल की रिसोर्सेज नहीं है जिनकी ज़रूरत आज इस ऑपरेशन में थी। अच्छा, नहीं, अभी जनरल साहब कह रहे थे कि पैसे की तो वतन अजीज़ में ज़ाहिर है बेशुमार पैसा इस मुल्क के टैक्सों से जनरेट होता है, मगर बासित साहब हमने दूसरे मुल्कों में देखा है कि फायर ब्रिगेड जो है उसके लोग होते हैं, वहाँ आग लगती है, जो जिस तरह जंगलों में आपको पता है वो क्या ख़ास इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे हमने देखा कि उनके अपने हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उससे वो पानी फेंकते हैं, या कोई भी आग लगती है, किसी जगह पे कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है तो सिविलियन इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ पे आके रेस्क्यू करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
फ़ौज जो है वो बहुत ही इंतहाई मखदूश हालात हो, जिस तरह अमेरिका में हमने देखा कि सिविल वार का ख़तरा था तो उनको बुलाया गया। तो ये वाई जो एलोकेशन है ये क्यों नहीं होती, जो आप कह रहे हैं कि पैसों की कमी की वजह से ये नहीं हो पाता? देखिए जी, ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि काफ़ी डिबेटेबल है और इसके ऊपर काफ़ी बात की जा सकती है कि एलोकेशंस वहाँ पर क्यों नहीं हो रही जहाँ पर ज़रूरत है। डेफिनेटली उन एरियाज़ ऑफ गवर्नेंस जहाँ पर एलोकेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल रेस्क्यू एक ऐसी चीज़ है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आपको हो जाती है, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में रेस्क्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इदारा आपके पूरे उस पर नहीं होगा गवर्नेंस के सेटअप में। और इसके लिए जितना भी हम इसको रिसोर्सफुल बना सकते हैं ताकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करे, तो रिसोर्सेज ऐसे एरिया में डेफिनेटली हमें एलोकेट करनी चाहिए। क्यों नहीं होती हैं रिसोर्सेज एलोकेट, ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। चलिए साहब, आप बड़ी साहब आप सवाल करना चाह रहे थे। तो साहब गुजारिश ये है कि ख़ास कर केपी के एरिए में ऐसे बहुत सारे चेयर लिफ्ट होंगी, ऐसे ब्रिज होंगे जो लकड़ी के बने होंगे। हम अगर इसी वक्त डीसीईसी के इलाके के घर में चले जाएं तो दुनिया की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर होगी, एसी और कमिश्नर की होगी। लेकिन जहां गरीब बच्चा स्कूल पढ़ता है उसके लिए रास्ता भी बनाना मुनासिब नहीं किया, तो क्या अब हुकूमत, ना मुझे वज़ीर आला सुबह से नज़र आए वहाँ के, ना गवर्नर साहब नज़र आए, उनके भी अपने हेलीकॉप्टर थे, फिर हम तनकीद भी करते हैं और ऐसे मुश्किल हालात में वही जवान, पाक फौज के जवान जो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल जाते हैं, तो आखिर ये हुकूमतें किस मर्ज की दुआएं, मुझे आज ज़रा रहनुमाई करें। जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहता हूँ। देखिए बदकिस्मती है ना हमारी कि जिनको आप मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हमारी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साइज देखें आप मैन पावर के हिसाब से तो यूल बी शॉक्ड। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का आप साइज देख लें, यूल बी शॉक्ड। लेकिन जहां पे आपको जरूरत है, मतलब आप चारों सूबों में देखिएगा पुलिस की तादाद कम है, चारों सूबों में देखिएगा जो 1122 जो शुरू किया काम, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई उनकी। अब उनकी रिसोर्सेज भी इतनी नहीं है कि वो हर जगह हर मौके पर पहुंच सके। उनको भी फायर फाइटिंग के लिए मसला बनता है, वहां पे आप देखिए आपके पास फायर फाइटिंग इंजन भी नहीं होते। देखिए इस तरफ हमारी गवर्नेंस में जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी प्रायोरिटीज में ये शामिल नहीं है। अगर है तो इतने लो लेवल पर है कि उनको समझ नहीं आता। हमें सिर्फ ये है कि हम दिखाएं दुनिया को कि हमने ये तरक्याती काम कर दिया है, यानी जो ऑप्टिकल इल्यूजन्स है ना दुनिया के, हम वो दुनिया को दिखाएं ताकि कल को मुझे वोट मिल सके। इससे अलावा आप देख लीजिए तरक्याती काम अगर एक मंसूबे के तहत कहीं हो रहे हों और वो पिछले 10-15 सालों से काम ठीक चल रहे हों, बाकी गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती है ना। अगर एक मंसूबा कोई तरक्याती मंसूबा है जो सूबे के लिए ज़रूरी है, इस इलाके ज़रूरी है, उसको तो हैम्पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो ये भी हुआ है कि हुकूमत चेंज हुई है, पॉजिटिव ख़त्म कर दिया गया। ये भी हुआ कि हुकूमत चेंज हुई है तो जो मोटरवे बन रही थी उन्हें कहा जी नहीं ये किसी का और के नाम पे चली जाएगी, इसको 3 से 2 लेन कर दो। तो हम तो सोच ही हमारी इतनी लिमिटेड है हमारी लीडरशिप की। इसलिए आप देखिए कि रोज़ के हिसाब से मिसाइल बन रहे हैं। ये मैं डायरेक्टली मैं समझता हूँ कि हमारी जो सियासी इशराफिया है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि भाई आपने ये बताइए, चाहे वो 3 साल हो, 1.5 साल हो, जितना भी हो, आपने क्या काम किया, कितना पैसा था, कहाँ पे आपने लगाया। इससे गवर्नमेंट के इस खर्चे से जनरल साहब अदब एहतराम से हमने किसी से क्या पूछना है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ थे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, 4.5 साल पहले वो इलाज कराने गए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे 16 माह, तीसरे चौथे दिन वो यूके चले गए। जबकि जड़ावाला में इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, इतना तकलीफ दे हुआ कि हमारे इकलीती भाइयों को मार दिया गया, उधर नहीं गए। जिस तरह फिर वो CPM गए, हुकूमत ने इसको एहसास किया। तो क्या हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हमें गुलाम बनाने तक महदूद है? उनकी जिम्मेदारियां ये हैं कि अवाम को उनके बुनियादी हकूक देना भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। देखिए बेसिकली तो इसी दावे के साथ आते हैं ना भट्टी साहब कि भाई हम आएंगे तो अवाम की भलाई करेंगे। जब आपका 3 दफा का वज़ीर आज़म कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा अदालती निज़ाम या हमारे निज़ाम अदल इतना ख़राब है, मुझे पता हो तो मैं ठीक करता। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए, वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हुए। अगर आपको याद हो जब वो मुझे क्यों निकाला कि मुहिम पे निकले थे, उस वक्त उनका बयान था ये
जब आप ये चीजें देखते हैं फिर बीमारी होती है। तो जितनी हमारी सियासी अशराफिया है वो पाकिस्तान में इलाज कराने को शायद अपनी हद तक समझते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। हमारे पास बाहर भी पाकिस्तानी डॉक्टर, जो ओरिजिनल डॉक्टर वही काम करते हैं उनके, लेकिन वो पाकिस्तान में वो रिसोर्सेज मुहैया करने को तैयार नहीं है। तो अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अब्दुल बासित सेक्रेटरी रिलीफ। बड़ी साहब, एक लंबी दास्तान गम है और दास्तान गम ये है कि आज ये मौजू इसलिए ज़ेर बहस आ गया कि अब कुछ बच्चे हमारे जिगर के टुकड़े तो मौत और ज़िंदगी के दरमियान लटक रहे थे, वरना आज वही बेईमानी बहसें होती और ज़मानत हुई है नहीं हुई, फलाना फड़या गया जी। नहीं, वो हुई है। क्या है? देखिए, एक तरफ ब्रेक है, जल्दी से जाने 8 मासूम जानों को रेस्क्यू किया गया। दूसरी तरफ आपको खुशखबरी सुना दूं। हाँ जी, आज नैब ने माजी में एक अपील की हुई थी मरियम नवाज साहबा की बेल कैंसिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रोहतर मनीला साहब थे, तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ, नैब के वकील गए, उन्होंने कहा जी जो नैब कवानीन में अमेंडमेंट हुई है उसके तहत ये केस नहीं चला सकते, वापस ले लो। आज तो मरियम साहब के लिए चलें, कोई खुशखबरी भी तो आई। एक ब्रेक है, लेकिन बड़े हैवी हार्ट के साथ हम जा रहे हैं। जिस तरीके से सारा दिन हम उन बच्चों को, सिर्फ कोई वालिदैन ही इसको महसूस कर सकते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ मज़ीद खबरें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक तो ये खबर आई कि जो एक सेल है जिसमें कैदी नंबर 804 कैद हैं, उसमें कैमरे लगाए गए हैं जो उनकी कोई ऐसी निजी ज़ाहिर इंसान की ज़रूरियात होती हैं, उसको एम्बेरस करना या उनको क्या, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? इस पर कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? फिर ये कल वाला मामला था, उसमें क्या कोई डेवलपमेंट हुई है कि सेक्रेटरी साहब सही फरमा रहे हैं या हमारे इंतहाई मौजूद सदर मोहतरम का जो कहना है वो बजा है? अच्छा कायद साहब, 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट साहब की रहे हैं, पीएम के रिटायर्ड, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा नंबर 1 जिसे रिजेक्ट किया जाता है उससे, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिग्नेचर ही नहीं करते। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, एक नोट लगाते हैं साथ। आराम से, बड़ी अहम बात है, मुझे दोबारा समझा के बताएं। सदर पाकिस्तान जो बिल वापस करते हैं A to Z, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहते हैं ये वापस कर दें। फिर वो आप एक नोट लगाते हैं अपनी तरफ से कि प्रेसिडेंट ने इसको देख लिया, वो इसको वापस कर रहे हैं और इस कानून के तहत हम वापस कर रहे हैं। ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी में ये आपको बताया किसने है? जो 2 दफा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे एक साहब, और एक प्रेसिडेंट के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। वो कहते हैं हम लेके जाते हैं 200 फाइलें, हर फाइल उन्हें डिस्कस नहीं करते प्रेसिडेंट से, जो जरूरी होती हैं कुछ चीजें करती हैं, बाकी रूटीन के मामला हम खुद कर देते हैं। ये 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रह चुके हैं, प्रेसिडेंट साहब के भी और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के, मुख्तलिफ लोगों से, उन्होंने कहा ये उनकी जिम्मेदारी में शामिल था कि उसको जो वर्बल ऑर्डर दिए सदर साहब ने, नहीं, वो वर्बल ही देते हैं, उस पर साइन नहीं करते। अगर उन्होंने अप्रूवल करना था तो फिर उन्होंने उस पर अप्रूव करके साइन करने थे। उन्होंने अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया तो उन्होंने एक नोट लगाना था साथ कि इस और वो सेक्रेटरी साहब ने लगाना था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। उसको कभी ये नहीं होता कि एक लेटर आया है, कोई भी बिल एक बंद लिफाफे में और बंद ही वैसे चले जाए, उसका डायरी नंबर लगता है। और मजेदार की बात बताऊं, वो लेटर ही गया, मैं लेटर है कहां, वो लेटर है कहां? नहीं, यानी लेटर तो लिखना था सेक्रेटरी ने, प्रिंसिपल, और वो जाना था काबीना के पास। हाँ जी। अच्छा, वो लेटर भी नहीं मिल रहा, तो फिर कानून कैसे बन गया? यही तो मैं भी उस जिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से पूछा, उन्होंने सर पकड़ लिया। क्या? उसने कहा यार मेरी समझ में नहीं आ रहा वो लेटर है कहां। ये तो उनकी जिम्मेदारी में शामिल था और उस वक्त तक वो कानून बन ही नहीं सकता था जब तक वो दोबारा उधर जॉइंट सेशन उसको सुनता, दोबारा प्रेसिडेंट साहब के बाद। फिर मुझे ना बात बताएं ना, उसके बाद जो बंदर तमाशा हुआ कि सदर साहब इस्तीफा दें, सदर साहब इस्तीफा दें, वो सारे जो लाइन लगा के कवालियां कर रहे थे, ये इनको कहीं से कोई रात को क्या कहते हैं, कोई विजदान आया था, खबर आई थी, हुक्म आया था या क्या था साहब, या वैसे फिर गया था? हैं प्लांटेड चीजें। मैंने गुजारिश की है, सदर साहब के पास 300 फाइलें जाती हैं,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्योंकि आपके इत्मीनान का होता है, उसने वो यार वैसे भी जो ओथ लिया होता ऑर्डर होते हैं नीचे सेक्शन अफसर के साइन होते हैं सेक्शन अफसर सेक्रेटरी या आप मिनिस्टर। जब ट्रांसफर पोस्टिंग हो चीफ सेक्रेटरी की, एक सेक्शन अफसर के होते हैं साइन, उसमें प्राइम मिनिस्टर के तो कभी नहीं हुए। ठीक यार, मेरे इल्म में इजाफा चीफ किया आपने। सेक्रेटरी पंजाब लगेंगे तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के साइन नहीं होंगे नोटिफिकेशन पे। काजी साहब तोशाखाना में कुछ अहम शख्सियात ने जाली चीजें रखवा दी हैं, घड़ी और सेट वापस रखवा दिए हैं। जाली। और शयान मुफ्ती है, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ के साथ बाहर गए, एयरपोर्ट से तोशाखाना की घड़ी उन्होंने जबरदस्ती छीन ली। किसने? मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, ये क्या नाम है उनका जो मुफ्ती साहब एक उधर बलोचिस्तान से वो है जैन मुफ्ती। जैन नहीं मैं यार गलत ना कह दे कि चले, एक मुफ्ती साहब है, एक मुफ्ती साहब जैन साहब ये आप नहीं। 16 माह की बात कर रहा हूं, उन्होंने प्रोटोकॉल अफसर से जबरदस्ती छीन ली घड़ी। वो अफसर कोई 5 लेटर चुक चुका है, खुदा के वास्ते ये रिसीविंग दे दे, कल को हम मारे जाएंगे। और दूसरी, तोशाखाना कोई स्टेट बैंक नहीं है, एक स्टोर है, एक अहम तरीन शख्सियत, दो ने तफसीलात नहीं पूछेंगे, ना 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 बेशुमार चीजें वारदात का बताएं, ओरिजिनल तफसीलात में रहने दें। ओरिजिनल लेके घड़ियां जाली रखवा दी और वारंटी कार्ड भी चोरी कर लिया, क्योंकि वो वारंटी कार्ड पे ये जो मेरी घड़ी है उस वारंटी कार्ड में नंबर भी होता है। और ये चीज हुई है, इन 16 माह की बात बता रहा हूं, 16 सालों की नहीं बता रहा। अच्छा भट्टी साहब, अगर अब कोई मर्द का बच्चा जाके वो निकाल के जो वो घड़ियां हैं उनको चेक करवाए फेक हैं, क्योंकि आपको पता है घड़ियों की भी 3 किस्म की होती है ना, एक नकल होती है, फिर दूसरी नकल होती है, फिर तीसरी नकल होती है। तो ये लेकिन काई साहब उस दिलेर आदमी की निशानी देखें कि तोशाखाना में अब कुछ अर्सा पहले कैमरे लगे हैं, पहले कैमरे भी नहीं थे। उस बंदे ने ओरिजिनल चीजें निकाल के जाली चीजें रखा दी। यार क्या पाकिस्तान में ब्रेन है? काई साहब आप कहते हैं लोग बाहर जाते हैं, आप एक अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, 5 करोड़ की घड़ी लो, 5000 की रखाओ और मोजा ही मोजा तो सोजा ही सोजा। काजी साहब वैसे आपको हैरत नहीं? दूसरी बात नहीं भट्टी साहब देखें, मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले ये अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो है ना, जिसे आप कहते हैं फोर्जरी, ये क्रिएटिव राइटिंग बन गई है, और फ्रॉड के लिए तो मेरे ख्याल है इनाम रख देना चाहिए कोई ना कोई। काजी साहब दूसरी बात आपने फरमाया कैदी नंबर 804 मजेदारी की बात है, लाहौर में सेफ सिटी जहां बच्चे अगवा होते हैं, डकैती चोरियां होती हैं, एवरेज कैमरे सेफ सिटी सवारी है, वो 60 से 70% खराब है। और कैदी नंबर अटक जेल में आपने कैमरे लगाए हैं 4-5 फुट के फासले पर, कि वो 2.5 फुट की है। और ये जज साहब, एडिशन सेशन जज साहब अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं, ये आरिफ हमीद भट्टी काजी सही साहब नहीं कह रहे। एक तरफ सेफ सिटी जहां रोजाना 2 करोड़ की, 2.25 करोड़ की आबादी है, लाहौर 70% खराब है। मैं उस जेल के सुपरिटेंडेंट अटक जेल को काजी साहब सलूट करता हूं कि वो क्या देखता होगा, बाथरूम में 1.5 या 2 फुट की दीवार बना के उधर कैमरे लगा के, उस क्या अनबिलीव। मुझे समझाया काजी साहब जरा, कभी आप भी रोशनी डालें। क्या रोशनी डालें? हर पास से तो अंधेरा पै रहा है, रोशनी क्या डालें? नहीं कादी साहब, एक बंदा रफा हाजत के लिए जाता है, उसी बंद है, उधर कैमरा लगाने का मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ मोहतरम हमारे भाई हरदिल अजीज हुसैन नवाज की तस्वीर आई थी नैब में, कुछ लगड़ बगड़, तो मातम शुरू हो गया, चमचे कच्चों ने मातम शुरू कर दिया था। तो एक वॉशरूम, एक बाथरूम में जिसमें दीवार छोटी 2 फुट करके, जिस आदमी का कद 6.5 फुट है, वो क्या आप सीसी कैमरे से निकालना चाह रहे हैं? मुझे मेरी इसमें रहनुमाई करे, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या बेहतरी क्या है। भट्टी साहब, आई एम स्पीचलेस। मैं इस पर क्या बात कर सकता हूँ? देखें, दुनिया में बड़े बड़े हेनस क्राइम भी लोग करते हैं, चलें आपने इनको कॉन्विक्ट कर दिया, और वो जज साहब तो खैर वैसे खुद सैर सपाटे पे आजकल, बिल्कुल ठीक किया होगा उन्होंने, कानून के मुताबिक किया होगा, जब तक ऊपर वाली अदालत उनको ओवरटर्न नहीं करती। मगर लीगल माहिरीन की राय ये है कि बड़ा हेस्टी डिसीजन किया गया, और डिसीजन में बहुत सारे लूप होल्स थे। यहाँ आके लोगों ने कहा ना, आपके मेरे, मगर यार मैं तो इस बात, मुझे ये बताएं
कि मैंने तो वैसे ही आपको कहा था कि ये वतन अजीज़ सारा ही तोशा खाना है, मगर यार अब तोशा खाना में भी जालसाजी शुरू कर दिया हमने। कादी साहब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्टिक रिपोर्टर मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, क्या आपको खतरा पड़ गया था कि कुछ चेकिंग हो जाएगी इसलिए? कुछ लोगों को फ्री हैंड है प्रोपेगेंडा करने की, और कुछ लोगों पर, हमारे शफीक दोस्तों पर खासी हम पर शफकत है कि हमने खबर भी नहीं देनी, हम खबर नहीं दे रहे। लेकिन बदकिस्मती अब तोशाखाना में एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ आए मुफ्ती साहब, जहर मुफ्ती, या मैं उनको नाम नहीं, वो घड़ी जबरदस्ती ले गए और मिनिस्ट्री 10 दफा लिखती रही खुदा का वास्ता कल को हम काबू आ जाएंगे, और फिर पता किया तो कई चीजें, एक और अहम तरीन शख्सियत उधर जाली रख गई। ओरिजिनल आपको हीरे का सेट मिला, गैब किया, जाली रख दिया, घड़ी मिली, जाली रख दी। ये भी तोशाखाना में हुआ है। तो यार इसकी तो जिन्होंने आपने तरीके साहब के चेयरमैन ने कादी साहब पैसे दे के चीज ली, आप उन्हें अंदर कर रहे हैं। तो जिन्होंने जाली सामान रख दिया या एयरपोर्ट से तोशाखाना भी नहीं जाने दी, उसकी कीमत भी नहीं लगाने दी, उनके लिए कोई कानून नहीं है। नहीं, अब तो ये हम तो काकड़ साहब से बड़े अपराइट आदमी हैं और बड़े हर आदमी तारीफ़ करता है हमारे समेत इनकी। तो अब तो ये चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, तो ये तोशा खाना को ज़रा खुलवाएं, ये देखें कौन कौन सी जाली घड़ियाँ वहाँ पे जिस तरह आप फरमा रहे हैं वो हैं, और जो असली हैं वो किधर गई हैं, और रखवाई किसने है, चाबी और ताला किसके पास था, ताला खोल के ये सारी देखें ना, ये तो सारी तफसील अब होनी चाहिए, मगर होएगी? कादी साहब अगर होनी होती तो वो बंदा पकड़ा जा चुका होता, अगर होनी होती तो पकड़ा जा चुका था। अगर पाकिस्तान में मेरे पर तहकीकात होनी होती तो आज बटग्राम में मेरे मासूम 8 बच्चे इस कर्म में वक्त ना गुजारते। अगर होनी होती तो वहां रास्ता बन चुका होता। ये रास्ता है, हुकूमत से उतरो, चार्टर्ड प्लेन लो, यूके जाओ, दुबई जाओ, कुटो पुटो लुटो तो नठो। तो कादी साहब जब तक अवाम के हुक्मरान नहीं आएंगे और रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, इस घर को आग लगेगी घर ही के चिराग से। नहीं, मैं तो हक्का बक्का रह गया हूँ। ये जो मुझे आज आपने ये स्टोरी ब्रेक की है इस अभी मैंने 2 खबरें रोकी हैं क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा शफकत की जा रही है कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता। चलें आस्ता आस्ता जो भी है थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे, लेकिन ये है कि बहरहाल ये इसी पे क्लोज़ करते हैं कि इस वतन अजीज़ को कुछ लोगों ने, जब तक ये इस मुल्क को तोशा खाना समझने वाले लोगों पर हाथ नहीं पड़ता, हमारे बच्चे इसी तरह ख़तरात में रहेंगे, बीमारियों के ख़तरों में रहेंगे, जहालत के ख़तरों में रहेंगे। और उम्मीद और दुआ के साथ कि ये सिलसिला ख़त्म होगा, और मुझे लगता है अब ये ख़त्म करना पड़ेगा, ये लंबा चल नहीं पाएगा, नहीं पै सकती। हमें लिहाजा उम्मीद पे ही हम इस पे प्रोग्राम को बंद करते हैं। कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।